अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। और मैं हूं आपकी होस्ट नौरीन नूरानी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको सबको पता चल चुका होगा कि नूरीन नूरानी साहबा सिर्फ हमारे साथ एक मेहमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक होस्ट की हैसियत से भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और चूँकि समाजियात पे इनसे हम बात करते हैं तो आए इनसे बात करते हैं। जनाब नूरानी साहबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लगता है माशाल्लाह इस वक्त आप अटक में हैं और अटक में जो आगोश नूरानी फाउंडेशन है उसके सब्ज़ादार में आप तशरीफ फरमा है। आई थिंक दैट, मेरे ख्याल में जी जी ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत मौसम है। मुझे वो नज़र आ रहा है, पत्ते लहला रहे हैं हवा हवा की ताजगी की वजह से। अच्छा चलो बहरहाल जी, मौसम की मुनासिबत से हमारा जो मौजू है वो आप खूब जानते हैं, सास बहू के जो बामी झगड़े हैं। तो नूरीन नूरानी साहबा से हम इसी वाले से बात करेंगे। और हमारे माशरे में जो सास बहू की जो लड़ाई है वो चूँकि आज रोज़ का मामूल बन चुके हैं, तो नूरीन साहबा इसे दोस्ती में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इन झगड़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाले, और तमाम दुरूदो सलाम जो रहमतुल आलमीन हैं तमाम जहानों के लिए। मैं अपनी बात को, कल जो मैंने बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगी कि मैंने बतौर माहिर रूहानियात, माहिर समाजियात, मैंने एक बोर्ड लिखवाया। आज से अच्छा। कोई ये 92 की बात है, ये कह लो कि 32-33 साल पहले। एक उसमें मैंने बड़ी मैं यही कहूंगी कि मुझे तो उस वक्त यही समझ आ रही थी कि मैं बड़ी अफलातून हूँ। तो मैंने एक बोर्ड लिखवाया, उस पर लिखवाया कि रूहानियत में हर मौत के सिवा हर मसले का हल है। ठीक है, तो वो एक बोर्ड लिखवाया। लेकिन ये इतने सारे सालों के बाद मैं तो इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि वैसे मसले होते ही हल होने के लिए हैं, लेकिन जो सास बहू वाला टॉपिक आपने कल छेड़ दिया ना बाबर भाई, सास बहू वाला मसला ये हल होने के लिए नहीं है। ये जैसे जिस जिस तरह की सैम्पलिंग हो के पीछे से आती है ना लड़की, जिस घर से, जिस तरबियत से, जिस माँ की वो बेटी होती है, आप उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे वो कुछ खुसूसियात या कुछ उसके झगड़े जो है वो किसी वजह से दबा जरूर लेती है अपने आप को, लेकिन 100 में से 99 लड़कियां जो हैं, 99 लड़कियां वो वही कुछ करती हैं जो वो पीछे से लेकर आती हैं अपने खानदान के अंदर से। जैसे एक मैंने आपको बताई थी बात के हमारे यहाँ, हमारे माशरे में जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो वो ढोलक बज रही होती है, तो वो लोकल गीत जो टप्पे माइये गा रही होती हैं, तो वो एक माइया टप्पा ये भी है कि तेरी बहन मेरी नंद, वो तो है गली का गंद, उसको बाहर फेंकेंगे। यानी कि वो उसको टप्पो टप्पो में सबक पढ़ा दिया जाता है कि आपने जाते ही नंद को उठा के बाहर फेंकना है। तो सास बहू की बात कर रही थी, तो इसमें भी ये टप्पो का भी बड़ा वैसे कसूर है, लेकिन इन टप्पो के बगैर शादी सजती भी नहीं। वो उसमें बता रही होती हैं कि मावा आपनियां जिन्हां रीझां लाइयां ने, सस्सां पैड़ियां जिन्हां गलों लुआइयां ने। मतलब माएँ तो आपको रीझों वाली कमीजें और चीजें पहनाती है माँ, लेकिन सास ऐसी है वो टप्पा टप्पा में उसको सिखा देते हैं। दुल्हन तो ज़ाहिर है बहरी तो नहीं होती, वो सुन रही होती है, उस वक्त उसके जज्बात परवान चढ़ रहे होते हैं, एक नया रुख अख्तियार कर रहे होते हैं। काउंसलिंग की जा रही होती है ना, काउंसलिंग की जा रही होती है। जी, गा के काउंसलिंग की जा रही है कि आपने ये ज़हन में लेके जाना है कि माँ अपनी है जड़ी रीझां लांदी है ते सस भैड़ी है जड़ी गलों लुआंदी है।
हैं, तो वो उसके जहन में बिठा दिया जाता है कि सस है ही पैड़ी, तू भी पैड़ा बन के रहना है। फिर वो कोई एक दो गाने ऐसे हैं कि ससे नहीं तेरे पंज पुत्र, दो ऐबी दो शराबी, हैं खाली जड़ा मेरे आन दा होई है सीधा सही, बाकी देवर ते आई पैड़े ने, जेठ ते आई ऐबी शराबी ने। तो ये भी पढ़ाया जाता है। तो तभी कोई वो जिन्होंने ये टप्पे लिखे होंगे उनको कोई खुशखबरियां मिल रही होगी खबर में, क्योंकि ये भी बड़ी वजह है। उनको अवार्ड मिलना चाहिए। बहरहाल तो ये भी बड़ी चीजें काउंट होती हैं जिस माशरे में जैसी बच्ची सैम्बल होके आती है, यानी कि जिस घर से जिस माँ की वो बेटी होती है, जिस तरह की उसने तरबियत पाई होती है, वो कुछ भी कर ले वो उसी लाइन पे चलती है। हाँ, 99 ईस्वी का कि 1% ऐसी लड़कियां जरूर होती हैं, मेरे इल्म में है, जिन्होंने अपने आप को खुद बदला, अपने नए माहौल में अपने आप को ढाला। कि अगर गुर्बत अमीर करोड़पति घर की हैं और गरीब घर में आ गई हैं तो उन्होंने वहां पे गुजारे किए और ऐसी खुशी से किए और ऐसे के अपने आप को एतमाद दिया, अपने घर वालों को एतमाद दिया और उनको वो फिर दोबारा से अरूज पे ले गई। ठीक है, और ऐसे भी घरों की देखी हैं कि जो मतलब मेरी बातों को पता नहीं कोई माशरे वाले बुरा ही ना मनाए, लेकिन ये बातें सच हैं कि बड़े यानी कि अनपढ़ जाहिल माहौल से गरीब घरों से आ जाती हैं अमीर घरों में पढ़े लिखे माहौल में, लेकिन वो वही करती हैं, उनका बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। हालांकि जो पढ़ी लिखी फैमिलियां, ये ऐसी एक नफ्सियात है, एक नफ्सियात का एक ऐसा रुख है कि पढ़ी लिखी फैमिलियां भी इस चीज को समझ नहीं सकती। वो मीठे बोलों में आ जाते हैं और वो वहां से शादियां कर लेते हैं या फिर नसीब जुड़े हुए होते हैं। बहरहाल फिर वो टीन बजाती हैं उनके घर का कि आखिर में फिर ससें जो मेरे पास बैठी बातें कर रही होती हैं और मैं उनको देख रही होती हूँ खामोशी से और दिल में कह रही होती हूँ हर मसले का हल है पर तुम्हारा हल कोई नहीं है। लेकिन सुनना मेरा फर्ज है क्योंकि वो आ गए हैं तो उनको मैंने सुनना है, उनके दिल की भड़ास को मैंने सुनना है। तो वो ये कह रही होती हैं भुखे दी धी रजी नहीं थी है, भुखे दी धी रजी ते खे उड़ान लगी, ये कह रही होती। एक दफा एक वाकया याद आ गया, एक मेरे पास ऐसा वैसे तो लाखों बहुत केस आए लेकिन एक वाकया याद आ गया मुझे अभी आपके प्रोग्राम के हवाले से कि एक ही बेटा था, एक बेवा माँ थी तो उसका एक ही बेटा था। तो वो बूढ़ी अम्मा बेचारी वो ब्याह के ले आई दुल्हन, चांद सी दुल्हन। कल हम चांद सी दुल्हन पे बात कर रहे थे, तो वो चांद सी दुल्हन ना 6-7 महीने हो गए वो उठे ही ना, सो के ही ना उठे, काम ही ना करे। ज़ाहिर हर घर में झाड़ू बर्तन कपड़े धोना कपड़े इस्त्री करना, चाहे 2 बंदे हैं 1 बंदा है, काम तो होता है, खाना पकाना। अब वो अम्मा ही करती थी, यानी कि वो झाड़ुआं भी अम्मा लगाए, बर्तन भी अम्मा धोए, खाना भी अम्मा पकाए। तो बेटा और माँ आपस में क्या कहते हैं कि बाजी के पास चलते हैं, मेरे पास आ गए, भाई कोई तवीज लिख दो, कोई मशवरा कर दो, काम नहीं करती। मैंने सारी बात सुनी तो मैंने कहा अच्छा, मेरे जहन में ये एक तरकीब आई है कि आप जब कल अम्मा काम करने लगे ना तो भाई आपने क्या करना है कि अम्मा के हाथ से लेनी है झाड़ू, ठीक है, झाड़ू अम्मा देने लगे आपने से झाड़ू ले लेनी है। तो अम्मा अपनी तरफ खींचे तो आप अपनी तरफ खींचे झाड़ू। आप कहें नहीं मैं लगाता हूँ, आप बूढ़ी हैं बुजुर्ग हैं तो आप ना करें, मैं कर लिया करूंगा। तो यकीन करें मेरा ख्याल था कि इससे उसको शर्म आ जाएगी, तो मैंने उनको कहा कि इस तरह उसको शर्म आ जाएगी तो वो पकड़ लेगी जब झाड़ू हाथ से, तो ज़ाहिर शोर को भी नहीं पसंद करेगी करना, तो सास को तो देख ही रही है, नहीं करेगी तो वो करने लग जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आदत डालें, आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या हुआ कि 6-7 दिन बाद दोनों माँ बेटा फिर आ गए तो कहती हैं कि हमने ऐसा ही किया बाजी। तो वो बाहर निकली है दुल्हन हमारी कमरे से, तो वो खड़े होके हम आपस में एक्टिंग कर रहे थे कि वो कह रहा था अम्मा दियो तुम बुढ़े हो गए हो मैं लाना झाड़ू। तो वो कह रही थी कि अम्मा कह रही थी ना पुत्रा ना तू काम ते जा, तू मजदूरी करनी है ते तू काम बाहर ना कर ते मैं आपो करसा।
تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں باجی اساں ایک دوسرے کو کھچڑے پہ اساں جھاڑو تے وہ باہر نکلی ہے اساں نی چاند جی دلہن تے آہنی ہے کہ لڑنے کی آؤ واری 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 کریا کرو لڑنے کی آؤ واری واری کر دیا کرو. تو میری تو ترکیب فیل ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو مسئلے کا حل نہیں ہے, میں نے آپ کی باتیں سن لیا, مجھے آپ سے بہت ہمدردی ہے, تو اب میں کیا کروں, اب آپ پھر خود ہی کچھ اس مسئلے کا نبیڑے حل, اس کو کہیں کام کا زبردستی کہیں کروائیں, ظاہر ہے اب آئیے گھر میں تو کرے. تو میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے بیک کر لیا, خاموش ہو گئی. تو میں عالم آن لائن کے توسط سے یہی کہوں گی کہ یہ صفتیں جو ہے, یہ بہو کی یہ صفتیں کہ جو کام کرتی ہیں, سسرال کو پیار دیتی ہیں, بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں, تو وہ ان کے شوہر کی نظر میں, ان کے سسرال کی نظر میں ان کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہیں. ان کی اطاعت, ان کی جو اطاعت ہے وہ سسرال والوں کی محبت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو وہ پھر اس بہو کی وجہ سے گھر محبت میں ڈوبا ہوا سر چشمہ بن جاتا ہے. اور جو لڑکیاں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں, اپنی ساس سسر کی فرما بردار ہوتی ہیں, اور وہ احساس کرتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے, اور ہمیں یہ شوہر باہر سے کما کے لا رہا ہے, بہت ساری مشکلات سے ہم کو اس نے نکالا ہوا ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے, کپڑا مل رہا ہے, جوتا مل رہا ہے, تو وہ پھر وہ خود بھی احساس کرنے والی ہوتی ہیں. ایسی بہت کم ہوتی ہیں لیکن ہیں صحیح. میری خود ایک بہو ہے, جو میرا ایک بیٹا ہے, آپ جانتے ہیں اس کو, سیکنڈ نمبر والا, وہ ہنستا نہیں تھا. اچھا صحیح. بہت کم, یعنی بہت سنجیدہ رہتا تھا. تو میں نے, وہ میری بہت تابعدار بچی ہے, اور اکثر ویسے میرے سے شامت بھی اسی کی آتی ہے قدرتی طور پہ کیونکہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے نا. تو وہ میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی, میں نے کہا بس اب تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نا یہ منصور کو ہنسنا چاہیے. تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے امی جی, میں 8-10 دن بعد آپ انہیں مسکراتا ہوا دیکھیں گی. اور واقعی اس نے وہ ڈیوٹی نبھائی. بہت مشکل, میں نے اس کو مشکل اس نے کاؤنسلنگ کی سمجھا تھا. اس نے کہا کہ میں نے کہا تم نے کیسے ہنسیں, زیادہ نام آئے, چلیں آتے جاتے ایک سمائل ضرور دیا کریں, صرف ایک. تو کرتے کرتے یہ آج میں نے واقعی محسوس کیا کہ وہ خوش رہنے لگا ہے. تو ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں, تو بڑی میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلی. تو میں کہتی ہوں کہ ہر ساس کے دل سے ہر بہو دعا لے سکتی ہے, اگر اپنی ماں اس کو سمجھے, رویہ اس کے ساتھ اچھا رکھے, تو وہ دعائیں لے سکتی ہے. نہ صرف خود دعائیں لے سکتی ہیں, اپنے شوہر کی جو جنت ہے اس کو ان کے قریب لا سکتی ہے. اور بعض بہویں تو یقین کریں اپنے شوہروں کو جنمی بنا دیتی ہیں, چغلیاں لگا کے, چغلیاں کھا کے وہ اپنی ماں کی بےزتیاں کرتے ہیں, تو ظاہر ہے جنمی بن جاتے ہیں. تو بہت سارے واقعات تو ہیں, لیکن آپ کے پروگرام کی مناسبت سے میں اپنی بات کو یہاں پہ اینڈ کرتی ہوں. بہت شکریہ نورین ولین صاحبہ, ماشاءاللہ ساس بہو کے بامی جگہوں کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑے صاحب مشورے دیے اور بڑی پیاری باتیں بھی کی ہیں. اور یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے کہ سسرال میں جب, کیونکہ تربیت اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس طرح کی تربیت ہوتی ہے اس طرح کی جو بچی ہے وہ آگے ایکٹ کرتی ہے. تو ظاہر ہے ایسے معاملات ظاہر پیدا ہوں گے وہاں جا کر بھی, تو ظاہر ہے اس میں بچی کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی تربیت ہی ایسے اس انداز سے کی ہوتی ہے. تو اگر بچی پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار ہے تو اس کو چاہیے, اگر وہ اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وہ شوہر اور ساس کو پیار دے, اس کی فرما بردار رہے, ان کی ہر ضرورت پوری کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر آنکھ اس کے لیے
پیار اور محبت کا پیغام لائے گی. تو ناظرین ہمارا یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. مختلف موضوعات پر سماجیات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نئے ٹاپک اور نئے عنوان تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. نورین نورانی صاحب آپ کا یہ بہت شکریہ انشاءاللہ. اللہ حافظ.